Hello students, today's topic is global warming causes, effects and control measures। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ये है हमारा यूनिट 1 सब यूनिट 1.3 क्वेश्चन नंबर है ये। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग ऑफ अर्थ्स सरफेस टेम्परेचर थ्रू आउट द ग्लोब। जो लगातार अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो तापमान बढ़ रहा है उसको बोलते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग थ्रू आउट द अर्थ सरफेस। तो थ्रू आउट द ग्लोब क्या हो गया, ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ। तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब क्या ग्लोब क्या हो गया, अर्थ। तो अर्थ के सरफेस टेम्परेचर का जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज इन टोटल बाई लिटिल मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तब से जो एनुअल टेम्परेचर है वो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। और 1981 के बाद क्या हुआ है, जो रेट है टेम्परेचर बढ़ने का वो डबल हो गया है। 1980 के बाद 1981 से टेम्परेचर जो है वो और तेज़ी से बढ़ने लग गया है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो उस तरीके से इंडस्ट्री ज़्यादा लगी हैं, पॉपुलेशन भी बड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा है, तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज भी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई हैं, जो ऐड होनी शुरू हुई अर्थ के जो एटमॉस्फेयर पे में। तो फॉर द लास्ट 40 years we have seen the global annual temperature rise by 0.18 degree Celsius or 0.32 degrees Fahrenheit as per, मतलब जो क्या हुआ है कि लास्ट 40 सालों में 1980 के बाद की बात करें अगर हम, तो हर 10 सालों में टेम्परेचर जो सेल्सियस में है वो 0.18 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ रहा है। तो ये बड़ी कंसर्न चीज़ है सोचने की। तो 9 ऑफ द 10 वार्मेस्ट ईयर अगर देखें, पूरा जो आज की जो अभी तक का जो रिकॉर्ड हमारे पास है, जब से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है तब से, और तब से आज दिन तक, कब तक, 1880 से 2005 के बीच में ही ऐसे 10 सालों में 9 साल जो हैं 9 ईयर्स आते हैं आउट ऑफ 10 ईयर्स। 9 ईयर्स जो हैं इन लगभग 25 सालों में 9 साल जो मोस्ट वार्मेस्ट ईयर जो रिकॉर्ड किए गए हैं। और 2015 तक के डेटा को देखें तो 5 साल और ऐड हो गए हैं। 2005 के बाद 2015 के बीच में 5 साल और जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं वार्मेस्ट ईयर ऑफ एवर, मतलब जो है आइंदा की हिस्ट्री जो अर्थ की है तब से। तो देखो हर साल टाइम के साथ जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग हो किस वजह से रही है, काज क्या है इसका। तो ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नेम्ड बाई एनालॉजी टू ग्रीन हाउसेज विच बिकम वार्मर इन सनलाइट। ग्रीन हाउस कहाँ से नाम पड़ा, ग्रीन हाउस एक हाउस होता है, एक ग्लास हाउस होता है किसी का, ठीक है, जिसको बोलते हैं, जो कि क्या होता है कि सनलाइट में जिसमें अंदर उसका अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। होता क्या है कि ग्रीन हाउस इज दैट बॉडी विच अलोज द शॉर्ट वेवलेंथ इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू कम इन बट डज नॉट अलो द लॉन्ग वेव आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल इंफ्रारेड रेडिएशंस टू एस्केप। ग्रीन हाउस में क्या होता है, ऐसी बॉडी होती है जिसमें कि शॉर्ट वेवलेंथ तो आता है जो रेडिएशन आती हैं सन से, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ जब वो आकर सरफेस पे टकराती हैं, जब वो जो लॉन्गर होती हैं वेवलेंथ उनको अलो नहीं करता वापस रिटर्न होने में, और अंदर ही वो ट्रैप हो जाती हैं ग्लास हाउस के अंदर, और टेम्परेचर बढ़ जाता है। और वहाँ पर हमने जो सीड वगैरह लगाए होते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है और वो जल्दी जर्मिनेट करते हैं वहाँ पर, तो फिर हम उनको ट्रांसप्लांट वगैरह कर देते हैं, बाहर ले जाते हैं। तो ये कुछ ग्रीन हाउस हैं जिनकी इमेजेस हैं, इनको देख कर आप समझ सकते हो। ये जो सेकंड इमेज है, ये देखो सन से रेडिएशन आ रही है और अंदर आकर वेवलेंथ बढ़ रही है, देखो बड़ी टकराने के बाद, तो ये बाहर नहीं जा पाती हैं, तो ट्रैप हो जाती हैं और टेम्परेचर अंदर ग्रीन हाउस में बढ़ जाता है।
तो सन से कौन कौन सी रेडिएशंस आती हैं? सन से 3 तरह की रेडिएशंस आती हैं। उसमें कौन कौन सी? एक आती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो कि शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, उसकी रेंज होती है 100 to 400 नैनोमीटर। दूसरी होती है जो वो होती है विजिबल रेज, जिसकी रेंज होती है 400 to 700 नैनोमीटर। ये इंटरमीडिएट होती है वेवलेंथ के कंसर्न में। और तीसरी जो है वो होती है लॉन्गर वेवलेंथ की होती है, जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, और उसका रेंज होती है 700 नैनोमीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक भी होती है। तो ये देखो, ये एक इमेज है जिसमें बताया है कि कैसे यूवी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशंस आ रही हैं और किस तरीके से टकरा कर इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो ट्रैप होती है, उसकी वेवलेंथ और बढ़ जाती है। बढ़कर जब क्या होता है कई बार कि क्योंकि सन से रेडिएशन आती है अर्थ की तरफ, अर्थ के सराउंडिंग में क्या है, एटमॉस्फेयर है, गैसेस पार्ट है, और बहुत सारी कुछ गैसेस हैं जो कि जैसे ग्रीन हाउस जो हमने बताया जो ग्लास है वो जो करता है कि रेडिएशन को ट्रैप करता है। इसी तरीके से कुछ गैसेस हैं जो क्या करते हैं, रेडिएशन को आने तो देता है, लेकिन जब वो सरफेस पर टकराती हैं, टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट करती हैं, तो उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इनकी वेवलेंथ क्या होती है और बढ़ जाती है, और ये ट्रैप हो जाती हैं कुछ गैसेस की वजह से, और वो ऑब्ज़र्व करती हैं गैसेस और इनको वापस जाने नहीं देती। तो इससे क्या होता है, फिर वो यहीं पर रहती हैं और उसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, और इस इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? इट इज़ द वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू द ब्लैंकेटिंग इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं कौन कौन सी हैं वो जनरली, क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि क्या करते हैं कि स्टूडेंट पढ़ते हैं और ऐसे ही ग्रीन हाउस गैसेज में कुछ भी लिख देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड लिख देंगे, वो लिख देंगे, लेकिन वो नहीं होती। स्पेशली कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन्स और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। दीज आर द फ्यू जो हैं क्या है ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्या करती हैं, रेडिएशन को ट्रैप करती हैं और टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ये देखो एक इमेज है, ये जो इससे आप समझ सकते हैं कि सन से रेडिएशन आ रही है और यहाँ ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्या कर रही हैं, रेडिएशंस को ट्रैप करती हैं, जिसमें बताया है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर वेपर भी क्या करता है, रेडिएशन को ट्रैप करता है और बाहर नहीं जाने देता और काफ़ी कंट्रीब्यूशन करता है ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। लेकिन उसको हम ग्रीन हाउस गैस नहीं मानते क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। वाटर वेपर तो होता ही अर्थ पे सरफेस से, उसका बढ़ता कम नहीं होता, जितना है उतना रहता है, इसलिए उसको हम मानते नहीं हैं। ग्रीन हाउस गैस में वो नहीं आता, लेकिन वाटर वेपर इज़ आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ऑल्दो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेचुरल अकरिंग फिनोमेना होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, ये नेचुरल अकरिंग फिनोमेना है, लेकिन क्या हुआ है ये जो जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होने लग गया है, इंटेंसीफाई हुआ है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद और कंसंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो भी लगभग 30% बढ़ चुकी है, और मीथेन भी लगभग डबल हो चुका है जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। तो क्या है कि आज ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। किसकी वजह से? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनकी वजह से एवरेज टेम्परेचर अर्थ सरफेस का कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता -18 डिग्री सेंटीग्रेड, जो रहने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होती कंडीशन। तो ऐसे तो ग्रीन हाउस गैसेस आर वेरी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली होती हैं, लेकिन जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बढ़ी, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बढ़ी, तो उससे क्या हुआ है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया है, और वो नॉर्मल से अब ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से हमें अब प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ही एग्जांपल है, क्योंकि और हमारे जो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, उसमें से एक वीनस प्लैनेट है जो कि मरकरी के बाद, सन के सबसे नियर मरकरी है, उसके बाद आता है। तो वैसे तो जो हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी के पास है, सबसे गर्म प्लैनेट जो है वो मरकरी होना चाहिए क्योंकि सन के पास है, लेकिन वीनस है। क्यों? क्योंकि वीनस के एटमॉस्फेयर में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, और उसकी वजह से वीनस का टेम्परेचर कितना है, 450
डिग्री सेंटीग्रेड है जो वीनस के अर्थ सरफेस का टेम्परेचर, वीनस के सरफेस टेम्परेचर है, जो वीनस के सरफेस टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर लिविंग बींग्स। तो काजेज़ क्या होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के? इंक्रीजिंग इन व्हाट आर द काजी, कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो भी क्या काज करती है, ग्लोबल वार्मिंग को काज करती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी, उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री चलेंगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा कि डिमांड्स बढ़ेगी, तो हमें चाहिए ये चीज़ें, तो उसी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। इसके अलावा जो हम फासिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, चाहे कोयला हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, पेट्रोलियम वगैरह, तो उसके वजह से जो वो बर्न होने की वजह से, फ्यूल बर्न होने की वजह से गैसेज निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह, उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। पावर प्लांट्स हैं, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, जैसे कोयला वगैरह जलाते हैं जहाँ पर, तो वहाँ से भी जो गैसेज निकलती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जैसे हम ऑटो गाड़ियाँ चला रहे हैं, एयरक्राफ्ट हो गया, रेलवेज़ हो गए, यहाँ से जो मशीनरी से जो गैसेज निकलती हैं फ्यूल से, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे कोई सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, एल्युमिनियम बनाने की इंडस्ट्री हो गई, यहाँ पर से भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो हैं अनडिज़ायरेबल गैसेज निकलती हैं, जो काज करती हैं ग्लोबल वार्मिंग को। इसके अलावा हम जो घरों में रेफ्रिजरेशन के लिए, एयर कंडीशन के लिए जो यूज़ करते हैं, उसमें से भी कुछ गैसेज हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ये निकलती हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। इसके अलावा नेचुरली जैसे पैडी फील्ड हैं, चावलों की जो मतलब होते हैं धान की खेतों में, वहाँ एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, वो तो वहाँ मड में, तो वो भी क्या करते हैं, वह एनारोबिक डाइजेशन करते हैं, वहाँ से गैसेज निकलती हैं, मीथेन भी निकलता है, तो वो मीथेन भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा जो जंगल काट रहे हैं हम, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, क्योंकि जंगल क्या करते हैं, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज को ऑब्जर्व करते हैं और क्लीन करते हैं एयर को, तो वो भी कारण है, वन ऑफ द रीज़न ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और बहुत सारे रीज़न है, जैसे फॉरेस्ट फायर हो गया, और जो चीज़ें हैं वो भी काज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। तो इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे? एक तो आइस जो है वो पोलर आइस वगैरह मेल्ट हो जाएंगी, और वो जब मेल्ट होंगी तो क्या होगा, सी लेवल राइज़ हो जाएगा। पोलर आइस कौन सी होगी? चाहे अंटार्कटिका पर है, जहाँ हमारे नॉर्थ पोल पर है, जहाँ फिर माउंटेन्स पर भी हैं, जो हिमालय वगैरह पर जो आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होंगी, तो उससे सी लेवल में वो बर्फ़ पिघलेगी, पानी समुद्र में जाएगा, उनका लेवल समुद्र का बढ़ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो वो डूब जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो पानी में समुद्र में हैं, जैसे मालदीव वगैरह हो गया, तो वो डूब जाएंगे, तो वहाँ से लोगों को रीलोकेट होना होगा, मिलियंस ऑफ पीपल को रीलोकेट होना पड़ेगा। कोस्टल में जो समुद्र के किनारे इलाके बसे हुए हैं, जहाँ कुछ वहाँ फ्लड्स वगैरह और तूफ़ान स्टॉर्म्स वगैरह ज़्यादा आएंगे, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्लाइमेट चेंज, और इससे क्या होता है, क्लाइमेट में भी बदलाव होगा, चेंज होगा, चेंज इन सीजनल पैटर्न, कहीं गर्मी ज़्यादा होगी, कहीं सर्दी ज़्यादा होगी, गर्मी का पीरियड बढ़ जाएगा, इस तरह के जो है वो देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज में। इसके अलावा रेनफॉल पैटर्न जो है, बारिश ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये मतलब चेंज हो जाएगा, कहीं बारिश ज़्यादा होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये बहुत सारी स्पीशीज़ जो कि कम टेम्परेचर में रहती हैं और बढ़ जाएगा जब, तो उनकी एक्सटिंक्शन हो जाएगी, ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। ये एक इमेज है ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कैसे कैसे पड़ते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आप देखो तो स्नो मेल्ट हो रही है वगैरह, वो जो पहाड़ दिखाया हुआ है। इसके अलावा देखो तो कहीं ड्राट सूखा पड़ रहा है, कहीं वाइल्ड फायर आग लगी हुई है, वो देख पा रहे हैं हम। ओशन वार्मर हो गए, ये देख रहे हैं। सी लेवल जो है राइज हो रहे हैं, कोरल रीफ डैमेज हो रहे हैं, कहीं तूफ़ान आ रहे हैं, स्टॉर्म्स आ रहे हैं, स्नो और फॉल और जो रेनफॉल है उसका पैटर्न चेंज हो गया है। माइग्रेटरी बर्ड्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, माइग्रेशन पे ये चीज़ें भी देख रहे हैं हम। तो हाई टेम्परेचर, मोर हीट वेव्स आएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सारी, इसके अलावा फिर क्या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग? इसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू डू एफॉरेस्टेशन
हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, जंगल का एरिया बढ़ाना है हमें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री से जो गैसेस निकलती हैं उनको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ट्रैफिक मैनेज करना है, इम्प्रूव रोड कंडीशन ठीक करनी है। ट्रैफिक मैनेज हम कैसे कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, बड़े बड़े शहरों में मेट्रो वगैरह लगानी चाहिए ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ ना चलाएं। इससे क्या होगा, और रोड कंडीशन अच्छी होगी तो ज़्यादा फिर वो मशीनरी से जो गैसेज निकलेंगी, फ्यूल जलेगा वो भी नहीं जलेगा, ये चीज़ें होंगी। नेचर ऑफ फ्यूल जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कोयले में सल्फ़र वगैरह है, जब पोल्यूटेड गैसेज निकलती हैं, जो इन कंट्रोल कंबशन होता है वो ठीक हो सकता है अगर इम्प्रूव करें हम फ्यूल को भी। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें, जैसे सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी हो गई, तो हाइड्रो एनर्जी हो गई, या कुछ जैसे इन चीज़ों को अगर यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ कोल पेट्रोलियम वगैरह, तो इससे भी हम ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे लॉज एक्ट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 बनाया हुआ हमने, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्ट 1986 है इंडिया में। ये सारे एक्ट जिस तरह बनाए हुए हैं, इस तरीके से अगर एक्ट बनाए हम तो इससे भी काफ़ी अवेयरनेस मतलब क्या हो सकती है, बचाव हो सकता है, मतलब बचाव हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग से। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज, कॉन्फ्रेंसेस एंड कोऑपरेशन भी चाहिए। जैसे ये ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी। क्योटो एक जापान में जगह है, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसको बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 में ये हुई थी। तो इसमें ये डिसाइड किया गया था कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं उनको रिड्यूस करना है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुई, इसका बेस था अर्थ समिट जो 1992 हुई थी, वहाँ से फिर डिसाइड हुआ था 1997 में जाकर फिर स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके लिए कंट्रोल के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि ये अडॉप्ट की गई बाद में 11 दिसंबर 1997 में, और फोर्स में हुई इन 16 फरवरी 2005 में। तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है ये इसमें ये लिस्ट किया गया था 6 कुछ गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 जो गैसेज हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ये डिसाइड किया गया था, इनको रखा गया। पूछते हैं कौन कौन सी वो 6 गैसेज हैं। इसके अलावा 2009 में कोपनहेगन है जगह, वहाँ पर 2009 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये क्योटो प्रोटोकॉल के रिलेटेड थी कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए। इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट हुआ 2015 में, जिसे में क्या हुआ कि 196 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था। ये इट वाज हेल्ड ऑन 12 दिसंबर 2015 एंड इसको फोर्स में हुई, इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016 में ये फिर इम्प्लीमेंट हुई, इन्फोर्स्ड हुई। इट्स गोल इज़ टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 और प्रेफरेबली टू 1.5 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ये डिसाइड किया गया था कि लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को कम करना है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल के टाइम का था, जब मतलब कम से कम 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करना है। तो ये टेम्परेचर ये डिसाइड किया गया था पेरिस एग्रीमेंट में। तो इसमें कुछ अमेरिका का, यूएसए का भी पहले था कि वो मान नहीं रहे थे जब डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट, तो ये अलग से इशू है। तो इस तरह का जो इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं वो भी हमें ज़रूरी हैं। मीटिंग्स होनी चाहिए, कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जाके ग्लोबल वार्मिंग को टाइम टू टाइम होनी चाहिए ताकि कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा लास्ट एंड नॉट लीस्ट ये चीज़ आती है कि अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग। और इसके लिए क्या है, चाइनीज़ एक परसेप्शन है, इससे हम समझ सकते हैं अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है। इफ़ यू प्लान इज़ फॉर 1 ईयर प्लांट राइस, अगर आपका इफ़ यूर प्लान इज़ फॉर 1 ईयर, अगर आपका प्लान 1 ईयर है तो आप प्लांट राइस चावल लगाएं। इफ़ यूर प्लान इज़ फॉर 10 ईयर्स प्लांट ट्रीज़, तो 10 ईयर के लिए आपका प्लान है तो ट्रीज़ लगाएं। इफ़ यूर प्लान इज़ फॉर 100 ईयर्स एजुकेट चिल्ड्रन, अगर आपका 100 ईयर्स तक प्लान है तो फिर एजुकेट करें मैसेज को, लोगों को, बच्चों को पढ़ाएं, अवेयर करें लोगों को। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, जैसे अगर मैं खुद इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न हूँ और मैं प्लांट्स लगाता हूँ और बड़ी एफर्ट लगाकर मैं
एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊंगा 10 पेड़ लगा देता हूँ, तो क्या होगा, 10 पेड़ लगाऊंगा एक साल में। लेकिन अगर मैं जैसे 100 की क्लास को पढ़ा रहा हूँ, 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और 100 में से अगर 50 भी मेरी बात समझ गए, बात पहुँच गई, अवेयर हो गए, तो वो 50 लोग अगर एक साल में एक एक पेड़ भी लगाएंगे, तो मेरे पूरा अकेले बंदा 10 ही लगाए थे, तो 50 अगर अवेयर हो गए तो 50 पेड़ लग जाएंगे, और 50 पेड़ कटने से भी बच जाएंगे। तो ये चीज़ अवेयरनेस से होगी। मैं जहाँ पर इतना एफर्ट लगाकर 10 लगाऊंगा, वहाँ पर सिर्फ मैं एक ही लगाऊंगा, सिर्फ अवेयर कर दूंगा, तो कम से कम अगर 50 स्टूडेंट भी तैयार हो जाते हैं, 50 लोग भी तैयार हो अवेयर हो जाते हैं, एक तो पेड़ कटने से बचेंगे, दूसरे 50 लग जाएंगे, तो ईज़िली लग जाएंगे। तो ये होता है अवेयरनेस का जो फ़ायदा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, काजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड इट्स कंट्रोल मेजर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।